आज की क्लास में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है किसे? M1 को, M2 को, M3 को, M4 को। तो मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप M3 को माना जाता है। मुद्रा पूर्ति के लिए सेकंड कार्यकारी समूह 1977 में गठित किया गया, जिसने मुद्रा पूर्ति को 4 मापों में बांटा जो तरलता के घटते हुए क्रम में थे। पहला M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या था? C प्लस DD प्लस OD। M1 में क्या था? C प्लस DD प्लस OD। C मतलब चलन में करेंसी, मांग जमा और अन्य जमाएं। इसके बाद दूसरा क्या था? M2 में क्या था? M1 प्लस डाक घर की बचत जमाएं। तीसरा M3 में क्या शामिल किया गया? M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाएं। और M4 में क्या शामिल किया गया? M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस की जमाओं को M4 में शामिल किया गया। इस प्रकार से द्वितीय कार्यकारी समूह जो 1977 में गठित किया गया, इसने मुद्रा को तरलता के घटते हुए क्रम में मापा, जिसमें M1, M2, M3 और M4 मुद्रा के पूर्ति के माप बताया, जिसमें M1 को क्या बताया इन लोगों ने? संकीर्ण मुद्रा बताया। M1 क्या है? संकीर्ण मुद्रा। और M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में परिभाषित किया या विस्तृत मुद्रा के रूप में परिभाषित किया। तो इस प्रकार से M3 विस्तृत मुद्रा होगी, तो इसका आंसर C हो जाएगा एक का। अगला 2, मुद्रा तटस्थता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो A ऑप्शन में हेयक, B फ्रीडमैन, C रॉबर्टसन, D मार्शल। तो मुद्रा तटस्थता शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेयक ने किया था, तो 2 का A सही हो जाएगा। 3, LM वक्र का ढाल होता है A धनात्मक, B ऋणात्मक, C शून्य, D कोई नहीं। तो LM वक्र का ढाल धनात्मक होता है। LM वक्र का संबंध जो है वह मुद्रा बाजार से है। मुद्रा बाजार से LM का संबंध है और यह कीन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत पर आधारित है। LM का सिद्धांत जो है मुद्रा बाजार से संबंधित और कीन्स के तरलता सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ मुद्रा बाजार में संतुलन का मतलब है ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच संतुलन। ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच संतुलन LM में बताया जाता है। LM वक्र का आकार ये ऐसे बनाया जाता है, इसका आरेख। यहाँ पे ब्याज दर होता है और y अक्ष पर और x अक्ष पर नेशनल इनकम होती है। जो यह आरेख ब्याज दर और राष्ट्रीय आय के बीच धनात्मक संबंध बताता है। अगर आय बढ़ती है, मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ती है या ब्याज दर बढ़ती है, तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। अगर राष्ट्रीय ब्याज दर कम होती है तो राष्ट्रीय आय भी कम होगी। तो राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के बीच LM वक्र कैसा? धनात्मक संबंध बताता है। और इसका आरेख भी कैसा होता है? धनात्मक ही होता है। 3 का तो फिर सही हो जाएगा A। 4, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक हैं कौन हैं? A ऑप्शन में J एस मिल, B वैगनर, C माल्थस, D मस्ग्रेव। तो द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक प्रोफेसर मस्ग्रेव हैं। अगला, विक्रय लागत की संकल्पना दी। तो विक्रय लागत की संकल्पना प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दी थी। B सही हो जाएगा 5 का। 6, सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है A शून्य, B अनंत, C ऋणात्मक और D धनात्मक। तो सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक होती है। 7 नंबर, ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर JB से हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, BDK प्रमेय संबंधित है किससे संबंधित? ऑप्शन देख लेते हैं। सार्वजनिक ऋण के वर्गीकरण से, B सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन से, C सार्वजनिक ऋण के भार से, D सार्वजनिक ऋण के शोधन से। तो
BD के प्रमेय जो है सार्वजनिक ऋण के भार से संबंधित है। सी सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में वह अर्थशास्त्री जो सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानता, तो माल्थस सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते हैं। अगला MPC दिया गया है और गुणक पूछ रहा है। MPC और गुणक में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। MPC के बराबर 1/1 माइनस MPC, तो MPC 1/1 माइनस MPC का मूल्य दिया है 0.5, तो घटाएंगे तो बचेगा 0.5, 1/0.5, तो ये कट जाएगा, 2 आंसर आएगा, तो 10 का सही हो जाएगा B। 11 नंबर, भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है? तो भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था जो है ट्राई है, ट्राई, सी सही होगा। ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर रामसेवक शर्मा हैं। तो इस प्रकार से भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है? ट्राई। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? A नेपाल, B म्यांमार, C मालदीव, D भूटान। तो सार्क का वर्तमान में सदस्य नेपाल है, मालदीव है, भूटान है, म्यांमार नहीं है। 8 सदस्य देश हैं सार्क के। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, भूटान और नेपाल है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है। तो इसका सदस्य म्यांमार नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया? ई शक्ति परियोजना नाबार्ड ने अपनाया था। अगला, यूरोपीय यूनियन बाजार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1958, 1966, 1948, 1957। तो यूरोपीय यूनियन बाजार की स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई थी और 6 राष्ट्रों ने यूरोपीय यूनियन बाजार की स्थापना की, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 28 राष्ट्र यूरोपीय यूनियन बाजार के सदस्य हैं। तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर, बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय किसको दिया जाता है? A नर्क्स, B सोलो, C लुइस, D जी मिडल। तो बैकवाश इफेक्ट की अवधारणा जो है गुरनार्ड मिडल ने दी थी, तो D सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर, लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? 2, 4, 3, 5। तो लेविस का कृषि विकास स्वरूप जो है वह 2 क्षेत्रों की व्याख्या करता है। 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो कृषि है और दूसरा उद्योग या शहरीकरण या औद्योगिकरण, 2 क्षेत्र हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कौशल ने किया था। 17 C हो जाएगा। 18, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर कैसी होती है? पूर्णतया लोचदार होती है, पूर्णतया बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, कोई नहीं। तो तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर पूर्णतया लोचदार होती है, ये होती है ब्याज की दर, ये हो जाएगी। तो इसका 18 का सही हो जाएगा A। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि बेरोजगारी के साथ कीमतों में भी वृद्धि हो तो इस स्थिति को कहा जाता है? इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी का मतलब मंदी और कीमतों में वृद्धि और स्फीति अगर एक साथ पाई जाती है तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो 19 का हो जाएगा B सही। 20, नरसिंहम कमेटी 1991 का गठन किया गया।
किस लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए संवैधानिक सुधार के लिए, बी संरचनात्मक सुधार के लिए, सी कृषि मूल्य के निर्धारण के लिए, डी वित्तीय सुधार के लिए। तो नरसिम्हन कमेटी 1991 का गठन वित्तीय सुधार के लिए किया गया। तो 20 का हो जाएगा सही डी। 21 नंबर, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ए लोक ऋण, बी बैंक दर, सी लोक व्यय, डी करारोपण। तो बैंक दर जो है ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और करारोपण राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण हैं। अगला, व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर ने प्रस्तुत किया। अगला, निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है? तो इस चित्र में मांग की वृद्धि, मांग की कमी, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन। तो इसमें मांग की वृद्धि प्रदर्शित किया गया है। मांग की वृद्धि कैसे? इसमें यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण एक ही मूल्य पर मांग अपेक्षाकृत अधिक हो जाए, तो इसमें मूल्य स्थिर है और मांग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है? प्रारंभ में मांग रेखा D0 थी, जहाँ पे संतुलन E0 पर था। उसके बाद कीमत स्थिर रही, लेकिन मांग बढ़ गई अन्य निर्धारक तत्वों के परिवर्तन की अपेक्षा। मांग बढ़ के D1 और D1 हो गई और संतुलन बिंदु उसी कीमत पर E1 हो गया। तो इस प्रकार से यह क्या बता रहा है? मांग में वृद्धि एक ही कीमत पर। इसके अलावा अगर मांग रेखा ये बन जाती D0 से D1, D2 या D2 बन जाती, तो ये क्या बताएगा? ये मांग में कमी बता देता। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर ए हो जाएगा। 24, हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है? ए व्यापार के विनियोग पर, नहीं ये नहीं होगा। बी मूल्य के उच्चावचन पर, यह भी नहीं होगा। सी गुणक त्वरक की अंतःक्रिया पर, डी बचत और विनियोग की अंतःक्रिया पर, यह भी नहीं होगा। तो सी होगा। हिग्स का व्यापार चक्र गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। अगला 25 नंबर, कुल मांग वक्र प्रारंभ है कहाँ से? मूल बिंदु से, मूल बिंदु के ऊपर से, मूल बिंदु के नीचे से, कोई नहीं। तो कुल मांग वक्र जो है मूल बिंदु के थोड़ा सा ऊपर प्रारंभ होता है। तो इसका हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा बी, मूल बिंदु के ऊपर से। 25 बी। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्वरक मापा जाता है। त्वरक किससे मापा जाता है? त्वरक डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। तो डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन, ये डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन हो जाएगा और डेल्टा सी उपभोग में परिवर्तन हो जाएगा, उपभोग व्यय में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार उपभोग व्यय में परिवर्तन से निवेश में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरक कहा जाता है। और त्वरक की अवधारणा सबसे पहले 1917 में J.M. क्लार्क ने दी थी और बाद में व्यापार चक्र में त्वरक का प्रयोग हिग्स, सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्रियों ने किया था। तो इस प्रकार से 26 त्वरक मापा जाता है। ये गलत, ये गलत, सी सही है और डी भी गलत। तो 26 का सी आंसर सही हो जाएगा।